जब भी न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन चैम्बर इसी ही प्रोसेस को यूज करते हुए रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। आयनाइजेशन चैम्बर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नंबर ऑफ आयंस को मेजर करता है मीडियम के अंदर, और मीडियम ज़्यादातर गैस या एयर होती है। प्रिंसिपल: जब चार्ज पार्टिकल्स को पास करवाया जाता है गैस से तो आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं गैस में। ये आयंस सेपरेट हो जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पर। इसके नतीजे में एक चेंज ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स पर रिकॉर्ड होती है। आयनाइजेशन चैम्बर का वर्किंग प्रिंसिपल कुछ यूं है कि एक सेंसिटिव मीडियम में आयनाइज पार्टिकल को हम पास करेंगे। इस मीडियम में गैस मौजूद है और इलेक्ट्रोड्स पर हाई वोल्टेज दे दिया जाता है ताकि ये आयंस दोबारा से कंबाइन ना हो जाएं, इनमें रिकम्बिनेशन ना हो जाए। तो ये आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर कलेक्ट होते हैं और एम्पलीफायर की मदद से आप सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। एक आयनाइजेशन चैम्बर या काउंटर मुश्तमिल होता है एक गैस फिल चैम्बर पर, जिसकी एक साइड पर विंडो होती है जो कि ग्लास या मीका की बनी होती है, जिससे इंसिडेंट रेडिएशन इस चैम्बर में इंटर होते हैं। एनोड को फिक्स कर दिया गया है और इसके एंड पर इंसुलेटिंग मटेरियल्स से इंसुलेट भी कर दिया जाता है, जबकि इस चैम्बर की वॉल्स एज अ कैथोड वर्क करती हैं। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया गया है, जबकि कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस तमाम सर्किट को एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग सर्किट से हम कनेक्ट कर देते हैं जो कि चेंज इन वोल्टेज को रिकॉर्ड करेगा, जो कि अपेयर होगी इस लोड रेजिस्टेंस आर पर। आयनाइजेशन चैम्बर हाई वोल्टेज रीजन में वर्क करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा होगी कि वो आयंस को इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन नहीं होने देगी। जब एक चार्ज पार्टिकल पास करेगा गैस से तो गैस आयनाइज्ड हो जाएगी। एक क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, जबकि पॉजिटिवली चार्ज आयंस ड्रिफ्ट करेंगे कैथोड की जानिब। इसके नतीजे में एक सिग्नल जनरेट होगा जिसका एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड पर। जितने आयंस ज़्यादा बनेंगे उतना सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। सो एनर्जी जो कि डिपॉजिट हुई रेडिएशंस की वजह से वो इंडिपेंडेंट है
डिपेंड नहीं करती कि कितना वोल्टेज आपने प्लेट्स पर आयनाइजेशन चैम्बर में अप्लाई किया हुआ है। पल्स जितनी ग्रेटर होगी उतने ही ज़्यादा एनर्जी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की एंड वाइस वर्सा। फर्ज करें कि एक 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल मूव करता है आयनाइजेशन चैम्बर से, जो कि एयर से फील्ड है। एयर की डब्ल्यू वैल्यू 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अल्फा पार्टिकल की वजह से 10⁵ आयंस पेयर जनरेट होंगे। हम सपोज करते हैं कि सोर्स जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है वो 10⁴ अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड एमिट करता है। सो जो करंट प्रोड्यूस होगा हम मल्टीप्लाई कर देंगे आयंस पेयर को विद नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जनरेटिंग पर सेकंड विद द चार्ज, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और रिजल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पेयर करंट आपको मिल जाएगा। ये करंट नहायत ही कम है, लेकिन आप इसे मेजर कर सकते हैं करंट मीटर्स के साथ। यहाँ पर W वैल्यू वो एवरेज एनर्जी लॉस है जो कि इंसिडेंट पार्टिकल्स करेंगे जब वो क्रिएट करते हैं एक आयन पेयर। एडवांटेजेस: आयनाइजेशन चैम्बर एक अच्छा डिटेक्टर है अल्फा पार्टिकल्स के लिए। आयनाइजेशन चैम्बर ज़्यादातर यूज़ होता है रेडिएशन को मॉनिटर करने के लिए। आयनाइजेशन चैम्बर यूज़ होते हैं इंटरिंग पार्टिकल्स की एनर्जी मेजरमेंट के लिए। ये सादा कंस्ट्रक्शन से बने हुए हैं और इनकी कॉस्ट भी कम है। लिमिटेशंस: आपको एक लॉन्ग चैम्बर दरकार होगा जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है ताकि आयंस इलेक्ट्रॉन्स को रिकम्बिनेशन से बचाया जा सके। इस नतीजे में लार्ज फील्ड एक लार्ज वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। आयनाइजेशन चैम्बर की मदद से आप गैमा रेज को डिटेक्ट नहीं कर सकते, जबकि बीटा रेज को डिटेक्ट करने की एफिशिएंसी भी बहुत कम है। एम्पलीट्यूड सिग्नल्स का इस्तेमाल होने की वजह से एफिशिएंसी ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर इफेक्ट होती है। आयनाइजेशन चैम्बर इंडिविजुअल पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकता।